यह कहानी हमें ले जाती है आज से करीब 20,000 साल पहले के दौर में, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था और हर दिन जिंदा रहने के लिए शिकार करना जरूरी होता था। यहाँ हम एक ऐसे ही कबीले को देखते हैं जिसका सरदार है एर्गन, और इस समय उसके सामने सबसे बड़ा खतरा है आने वाली सर्दियां, क्योंकि अगर इस बार शिकार नहीं मिला तो पूरा कबीला सीधा गेम ओवर हो सकता है। इसीलिए एर्गन अपने लोगों के साथ शिकार पर निकलता है और कुछ ही देर में उन्हें सामने दिखाई देता है जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड। अब यहाँ सब लोग धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, इतना धीरे कि अगर कोई देख ले तो बोले ये शिकार करने आए हैं या हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। लेकिन असल में हर एक कदम मौत और जिंदगी के बीच का फर्क था। सब सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही एर्गन इशारा करता है सभी एक साथ हमला कर देते हैं। अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। भैंसें डरकर भागती हैं और एक एक करके कई भैंसें खाई में गिरने लगती हैं। यह प्लान पूरी तरह काम कर रहा था और लग रहा था कि आज का शिकार आसान रहेगा, लेकिन कहानी यहाँ आसान होने के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि तभी एक जंगली भैंसा बच जाता है और वो सीधे एर्गन के बेटे नोयान की तरफ भागता है। अब नोयान पहली बार शिकार पर आया था, एक्सपीरियंस 0, कॉन्फिडेंस हाफ, और सामने सीधा फाइनल बॉस। एर्गन उसे चिल्लाकर हटने के लिए कहता है, लेकिन डर के सामने दिमाग काम करना बंद कर देता है और अगले ही पल वो भैंसा नोयान को अपने सींगों पर उठा लेता है। अब ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये एक बाप के लिए उसकी पूरी दुनिया थी। एर्गन बिना एक सेकंड गंवाए भाला फेंकता है, भैंसा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नोयान को लेकर खाई की तरफ भागता रहता है। और यहीं से कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहाँ कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं, पत्थरों से नुकीले हथियार बना रहे होते हैं। ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी, ये सिलेक्शन प्रोसेस था। जो सबसे अच्छा हथियार बनाएगा उसी को शिकार पर जाने का मौका मिलेगा। और इस बार नोयान भी इस परीक्षा में पास हो जाता है। थोड़ा टैलेंट, थोड़ा लक और थोड़ा पापा का नाम भी काम आ गया। लेकिन उसी रात उसकी माँ एर्गन से कहती है, उसे अपने साथ मत ले जाओ, वो अब भी बच्चा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। एर्गन समझाता है, अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सब सर्दियों में खत्म हो जाएंगे और अब नोयान को खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह सभी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन माँ का दिल अभी भी डर से भरा हुआ होता है। काफी लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद वे एक पत्थर के ढांचे तक पहुंचते हैं जो उनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह उन लोगों की याद थी जो इस रास्ते में कभी वापस नहीं लौटे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जंगली सूअर दिखाई देता है जिसे वे मिलकर मार देते हैं और फिर बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रुकना मतलब पीछे रह जाना और पीछे रहना मतलब खत्म हो जाना। रात को वे एक गुफा में रुकते हैं और यहीं एर्गन अपने बेटे के हाथ पर तारों का एक नक्शा बनाता है और कहता है, अगर कभी खो जाओ तो इन तारों को देखकर घर वापस आ सकते हो। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह एक उम्मीद थी। अगली सुबह उन्हें जमीन पर भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और यहीं से शुरू होता है वही शिकार जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कहानी वापस उसी पल में आती है जहां नोयान खाई में गिर रहा होता है। वो नीचे गिरते हुए एक पत्थर पकड़ लेता है और वहीं लटक जाता है। एर्गन दौड़कर वहां पहुंचता है और उसे हिम्मत रखने को कहता है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा। लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है और नोयान चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिर जाता है। एकदम खामोशी। एर्गन उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं, अब वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है और हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। एर्गन पूरी रात वहीं बैठा रहता है, अपने बेटे को आवाज देता रहता है, शायद कोई जवाब मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे उसे मानना पड़ता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह कबीले के लोग वहीं उसकी याद में एक छोटी सी पत्थर की समाधि बना देते हैं और इसके बाद कबीले वाले अपना शिकार लेकर वापस लौट जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद नोयान के पास एक गिद्ध आकर बैठता है और उसे चोंच मारना शुरू कर देता है। जैसे ही लगता है कि अब सब खत्म, उसी वक्त नोयान की आंख खुल जाती है। वो गिद्ध को झटके से नीचे फेंक देता है और तुरंत अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल अकेला रह गया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। नीचे गहरी खाई, ऊपर फिसलती चट्टान और बीच में फंसा हुआ वो। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वही खाई एक बहती हुई नदी में बदलने लगती है। अब नोयान के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो यहीं खत्म हो जाए या फिर मौत में कूदकर जिंदगी ढूंढे। वो सही समय का इंतजार करता है और जैसे ही पानी गहरा होता है वो छलांग लगा देता है, लेकिन पानी में गिरते ही
वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक नई जगह पर पाता है। वो बच तो गया था, लेकिन उसका पैर बुरी तरह मुड़ चुका था। लेकिन यहाँ भी वो हार नहीं मानता। वो लकड़ियों की मदद से अपने पैर को बांधता है और खुद को किसी तरह चलने लायक बना लेता है। और तभी उसे सामने दिखाई देता है भेड़ियों का एक झुंड जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। नोयान भागकर पेड़ की तरफ जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। नोयान तुरंत चाकू से वार करता है। भेड़िया घायल होकर नीचे गिर जाता है और वो किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। पूरी रात भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सुबह होते ही सारे भेड़िए चले जाते हैं। सिर्फ वही एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा होता है जिसे उसने खुद घायल किया था। नोयान अपने लिए एक भाला बनाता है और उसी भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है उसका मन बदल जाता है। वो उसे मार नहीं पाता, बल्कि उसके मुंह को पट्टी से बांध देता है और उसे उठाकर गुफा में ले जाता है। वही गुफा जहाँ वो पहले अपने कबीले के साथ रुका था। अगली सुबह वो जड़ी बूटियां ढूंढने निकलता है, उन्हें पीसकर अपने पैर पर लगाता है और तभी उसे दिखता है कि भेड़िया अपने बंधन खोल चुका है। अब यहाँ पर डर होना चाहिए था, लेकिन इसके उल्टा नोयान वही दवाई भेड़िए के जख्म पर भी लगा देता है और साथ ही वो कीड़े भी उसे खिलाता है जो खुद खा रहा होता है। हाँ, सर्वाइवल लेवल इतना ऊपर जा चुका था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। शाम तक नोयान एक खरगोश का शिकार कर लेता है। बहुत देर बाद उसे खाना मिलता है और वो आग जलाकर उसे पकाता है और उसमें से कुछ हिस्सा भेड़िए को भी दे देता है। दोनों घायल, दोनों अकेले और अब दोनों साथ। रात को नोयान अपने हाथ पर बने तारों के निशान को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मुझे घर जाना है। फिर वो भेड़िए से कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड में लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वो सफर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। वो भेड़िया अब उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और यहीं वो उसका नाम रखता है, अल्फा। कई बार नोयान उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा जाने को तैयार ही नहीं और आखिरकार दोनों साथ सफर करने लगते हैं। रात को दोनों साथ सो जाते हैं और अगली सुबह अल्फा उसे जगाता है, लेकिन जैसे ही नोयान उठता है वो कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और उसे सीधे नदी में धक्का दे देता है। दोनों नदी में नहाते हैं और यहीं उन्हें अल्फा का असली परिवार दिखाई देता है। नोयान समझ जाता है। वो अल्फा से कहता है, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, और अल्फा अपने झुंड के साथ चला जाता है। अगली सुबह नोयान फिर अकेले अपने सफर पर निकलता है। अब ठंड बढ़ चुकी होती है, चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है और वो उसी बर्फ में आगे बढ़ता रहता है। तभी दूर उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं जो एक शिकार खा रहे होते हैं और उनमें अल्फा भी होता है, लेकिन उसे उसके साथ खाने नहीं दिया जाता। नोयान उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक बर्फ टूट जाती है और नोयान नीचे गिर जाता है। वो दरअसल एक जमी हुई झील होती है। अल्फा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और किसी तरह उसे बाहर निकालता है। अब ये दोनों फिर से साथ हैं। नोयान जल्दी से आग जलाता है, अपने कपड़े सुखाता है और खुद को गर्म करता है। अगली सुबह वो अल्फा के साथ फिर सफर शुरू करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसे लगता है शायद मदद मिल गई, लेकिन जब वो पास जाता है तो पता चलता है वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। नोयान को बहुत दुख होता है। वो उसके टेंट में जाता है, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। बस एक चीज मिलती है, एक तीर कमान, और अब उसके पास शिकार करने का एक नया तरीका होता है। लेकिन तभी खतरा फिर से सामने आ जाता है। लगड़बग्घे उनका पीछा कर रहे होते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वो उनसे तो बच जाते हैं, लेकिन अंदर जो था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो गुफा एक ब्लैक पैंथर का घर थी और तभी ब्लैक पैंथर उन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो नोयान तक पहुंचे, अल्फा उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और जैसे ही अल्फा कमजोर पड़ता है, नोयान तीर चलाता है। तीर सीधा ब्लैक पैंथर को लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अल्फा बच तो गई थी, उसके शरीर पर गहरी चोटें थीं। नोयान बहुत संभाल कर उसके जख्मों पर मरहम लगाता है। वो धीरे से कहता है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह एक बार फिर दोनों अपने आखिरी सफर पर निकलते हैं। कई मील चलने के बाद अचानक नोयान की नजर एक पत्थर के ढांचे पर पड़ती है, वही जगह जहां उनके पूर्वजों की याद बसती थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई देती है। अब उसे पता था वो रास्ता भटक नहीं रहा, वो घर के करीब है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही अल्फा अचानक गिर जाती है। अब उसकी ताकत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी और यहीं नोयान बिना एक सेकंड सोचे उसे अपनी गोद में उठा लेता है। बर्फीला तूफान तेज होता जा रहा था, हवा चुभ रही थी और हर कदम जैसे जान निकाल रहा था। कई हफ्तों का सफर, थकान, दर्द और ठंड, सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो रुकता नहीं है। आखिरकार उसे दूर अपना कबीला दिखाई देता है और उसी पल उसके पिता एर्गन भी उसे देख लेते हैं। इतने दिनों बाद अपने घर को सामने देखकर नोयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी तरह अपने आखिरी कदम बढ़ाता है और जैसे ही कबीले के पास पहुंचता है वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे देखते ही उसके माता पिता दौड़कर उसके पास आते हैं। उनकी आंखों में यकीन नहीं होता। जिस बेटे को वो खो चुके थे वो आज उनके सामने जिंदा खड़ा था। नोयान बस एक ही बात कहता है, अल्फा को बचा लीजिए, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है वो अपने घर में होता है। चारों तरफ उसका कबीला, उसके माता पिता और उसके पास अल्फा जिंदा। अल्फा अकेली नहीं थी, उसने बच्चों को जन्म दिया था। और तब नोयान को समझ आता है कि जिस साथी ने उसका साथ दिया वो एक माँ थी जो खुद दर्द में होने के बावजूद हर कदम उसके साथ चली। नोयान उसे गले लगाता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया करता है। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं अल्फा के बच्चे बड़े हो चुके हैं और यहीं से एक नई शुरुआत होती है जहां इंसान और जानवर दुश्मन नहीं साथी बन जाते हैं। और यही उस रिश्ते की शुरुआत थी जिसे आज हम कहते हैं दोस्ती। कई मुश्किलों से लड़कर नोयान आखिरकार घर पहुंच गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अल्फा और उसका पूरा परिवार अब उसके साथ था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म नहीं होती। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।